एपिसोड 114। ये कौन है? मिहिर के घर पर गोविंद के फोन पर किसी का कॉल आता है और फोन सुनते ही उनके चेहरे की हवाइयां उड़ने लगती हैं और वो भागते हुए रतन के पास जाते हैं। रतन एक ओर खड़े होकर मुस्कुराते हुए फंक्शन एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी गोविंद उन्हें खींचकर एक कोने में लेकर जाता है और कहता है, रतन भैया, जितना जल्दी हो सके बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाओ। जल्द से जल्द घर एकदम खाली कर दो। गोविंद की बात सुनकर रतन मामा भी चौंक जाते हैं और कहते हैं, क्या हुआ? आखिर बात क्या है गोविंद, बताओ तो सही। तुम इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो? और घर क्यों खाली करना है? अभी तो शादी भी नहीं हुई है। तुम शांति से मुझे सारी बात बताओ। तब गोविंद मामा कहते हैं, ओल्ड विला से पृथ्वीराज अपने साथ विवान और पूरे अस्वांग कबीले वालों के समूह को लेकर यहाँ आ रहा है ताकि वो लोग इस शादी को होने से रोक सके। लेकिन गोविंद, पृथ्वीराज ऐसे कैसे कर सकता है? उसने ही तो अभी कितने सारे गिफ्ट, फल और पैसे भेजे थे तुम्हारे हाथ। मुझे लगा कि उसने मिहिर और मुग्धा के रिश्ते को मंजूर कर लिया है। रतन मामा ने घबराते हुए कहा। रतन मामा की बात सुनकर गोविंद ने कहा, सब एक सोची समझी चाल थी भैया, जिसमें हम फंस गए। वो पृथ्वीराज है। अपने मान सम्मान और वजूद के लिए वो अपनी जान भी दे सकता है। फिर मुग्धा तो बस उसकी बेटी है। अभी सब के सब मिहिर और मुग्धा को मारने आ रहे हैं। रतन मामा गोविंद की बात सुनकर हड़बड़ा जाते हैं और तुरंत मिहिर को घर पर ढूंढने लगते हैं। रतन मामा ने इतना असहाय और लाचार आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। उनको समझ ही नहीं आता कि आखिर मिहिर गया तो गया कहाँ। रतन मामा तुरंत जल्दी जल्दी में मिहिर को कॉल करते हैं, लेकिन हर बार घंटी पूरी जाने के बाद भी मिहिर तो क्या, कोई और भी मिहिर का फोन नहीं उठाता है। थोड़ी देर बाद मामा का ध्यान अचानक गया और उन्होंने देखा कि मिहिर का फोन तो वहीं सोफे के ऊपर साइलेंट मोड में पड़ा हुआ है। ये देखकर रतन झुंझलाते हुए चिल्लाते हैं, मिहिर कहाँ हो तुम? इन सब से बेखबर मिहिर मोहित और अपने बाकी दोस्तों के साथ जूही को अपने घर के स्टोर रूम में बांधने की तैयारी कर रहा होता है। जूही का चीखना चिल्लाना जारी रहता है। जूही अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रही होती है, मिहिर छोड़ दो मुझे, वरना अगर मैं यहाँ से आजाद हो गई तो तुम और मुग्धा इस दुनिया से ही आजाद हो जाओगे। तुम लोगों को क्या लगता है मैं या मेरा कबीला तुम में से किसी को भी यूं ही छोड़ देगा? अरे हमारा कबीला सबसे खूंखार है और बेरहम कबीलों में से है। लेकिन मिहिर और उसके दोस्तों पर जूही की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। मिहिर मोहित को हंसते हुए कहता है, ओ माय डॉग मोहित, ये जूही तो यहाँ फंस गई। अब ये कैसे कुछ कर पाएगी? एक बार मेरी शादी हो जाए, बस फिर मैं देखता हूँ कि इस जूही का करना क्या है। मिहिर की बात सुनकर मोहित भी हंसता हुआ हाँ में सिर हिलाता है। इधर रतन मामा मिहिर का नाम पुकार पुकार कर थक जाते हैं, लेकिन मिहिर तक उनकी आवाज नहीं पहुँच पाती है। उस शोरगुल के माहौल में सबकी आवाज दब जाती है। रतन मामा धीरे धीरे सबको उस घर से हटाने लगते हैं, ये कहकर कि शादी की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। लोग आपस में बातें करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ ओल्ड विला से निकला उन काली गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे मिहिर के घर तक पहुँच जाता है। हवाओं की सरसराहट के साथ वो सारी गाड़ियां एक साथ आकर मिहिर के घर के सामने रुकती हैं और वहाँ सामने के कमरे में ही खड़े रतन मामा का पूरा ध्यान मिहिर से हटकर उन काली गाड़ियों पर चला जाता है। रतन मामा तुरंत खिड़की की आड़ में छुपकर बाहर देखने की कोशिश करने लगते हैं। रतन की हालत काटो तो खून नहीं जैसी हो जाती है। सामने पृथ्वीराज, विवान और अस्वांग कबीले का मुखिया अपने सारे आदमियों के साथ गाड़ी से निकलकर बाहर खड़े हो जाते हैं। तभी रतन मामा का फोन बजता है और फोन उठाते ही रतन मामा एक ही सांस में कहते हैं, जितनी जल्दी यहाँ से भाग सकते हो उतना जल्दी यहाँ से पीछे के दरवाजे की तरफ से भाग जाओ। एक भी सवाल नहीं पूछना, जितना बोला जाए उतना ही करो। फोन की दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आती है, लेकिन क्यों मामा जी? मिहिर, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो। धोखा हुआ है हमारे साथ। पृथ्वीराज, विवान और अस्वांग कबीले वाले तुमको और मुग्धा को मारने के लिए आए हुए हैं। तुम्हें मेरी कसम है मिहिर, मुग्धा को लो और जाओ, भाग जाओ यहाँ से, मामा जी ने घबराई हुई आवाज में कहा। इतने में विवान की आवाज चारों ओर गूंज उठती है, बाहर आ जाओ मिहिर और मुग्धा, तुम लोगों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम लोगों को आज मरना ही होगा। विवान की बात सुनकर रतन मामा और ज्यादा डर जाते हैं और मिहिर से कहते हैं,
जितना मैं बोल रहा हूँ सिर्फ उतना करो। यहाँ से प्लीज कहीं दूर चले जाओ, एकदम दूर, वरना ये लोग तुम दोनों को मौत के घाट उतार देंगे। वो लोग यहाँ आ चुके हैं। ठीक है ना मामा जी, मार देंगे ना तो मार दे, डर डर कर जीने से तो अच्छी एक बार की मौत है। मिहिर ने एकदम से रतन मामा से कहा। मिहिर की बात सुनकर रतन मामा कहते हैं, नहीं मिहिर, पागल मत बनो, ऐसे बेवकूफी भरी बातें मत करो, चुपचाप मुग्धा को लो और निकलो यहाँ से। लेकिन मामा जी, मैं यहाँ से चला गया तो वो लोग आपको बेदर्दी से मारेंगे, मिहिर ने अपना डर जाहिर करते हुए कहा। मिहिर का डर जानकर मामा जी कहते हैं, नहीं तुम गलत बोल रहे हो मिहिर, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इन लोगों को मेरे मुंह से तुम्हारे बारे में पता करना है। लेकिन जब मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो मैं इन लोगों को क्या बताऊंगा। और सच भी यही है, मुझे क्या पता तुम भागकर कहाँ जा रहे हो। मामा जी की बात सुनकर मिहिर कहता है, पर मामा जी, लेकिन मिहिर की बात को बीच में ही काटते हुए रतन मामा कहते हैं, परवर कुछ नहीं, जाओ, कहा ना मैंने, जाओ भागो जल्दी। जिस पर मिहिर मामा जी से कहता है, तो फिर ठीक है, आप भी हमारे साथ चलिए मामा जी। मिहिर की बात सुनकर मामा जी कहते हैं, नहीं मिहिर, तुम और मुग्धा जाओ, मैं यहाँ बाकी सब संभाल लूंगा, अपने ऊपर कोई भार लेकर मत जाओ, मेरे साथ जाओगे तो दूर तक भाग नहीं पाओगे। इतना कहकर रतन फोन रख देते हैं। मिहिर परेशान सा अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ जाता है, जिस पर मोहित मिहिर से कहता है, मामा जी सही कह रहे हैं मिहिर, तुम भाग जाओ यहाँ से, उन लोगों को तुम्हारी और मुग्धा की तलाश है, जितनी जल्दी यहाँ से भागोगे उतना दूर जा पाओगे। मोहित की बात सुनकर मुग्धा कहती है, हम ऐसे कैसे भाग जाए मोहित, यहाँ रतन अंकल को हमारी जरूरत है और हम उनको मुसीबत में फंसा छोड़कर नहीं भाग सकते। वहाँ खड़ी मोहना उन सबकी बातें सुन रही होती है। वो मिहिर और मुग्धा से कहती है, अगर तुम लोग खुद को बचा लोगे तभी तो रतन अंकल को भी बचा पाओगे, तुम लोग भाग जाओ, वही सबके लिए सही होगा, भाग जाओ यहाँ से, कुछ बुरा हो जाए उससे पहले ही। उन सबकी बातें सुनकर मिहिर मुग्धा की तरफ देखते हुए कहता है, चलो मुग्धा, मोना सही कह रही है, कुछ बुरा हो उससे पहले ही यहाँ से भाग जाते हैं। वैसे भी तुम्हारे पापा विवान और वो अस्वांग कबीले वाले हमारे खून के प्यासे हैं। ये सब सुनकर मुग्धा मिहिर की आंखों में देखती हुई हाँ में हामी भरती हुई सिर हिलाती है। मिहिर और मुग्धा वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ बैठी जूही, जो अब तक सारी बातें सुन रही है, वो जोरों से हंसते हुए कहती है, मिहिर और मुग्धा, तुम लोग अपने आप को बहुत मजबूत समझते हो ना, बहुत घमंड है ना तुम दोनों को। एक चांद के राजकुमार है और एक है वैम्पायर की राजकुमारी, लेकिन तुम पर एक अकेली जूही ही होगी भारी। जूही की बातें सुनकर मिहिर चिढ़ जाता है और कहता है, इन सब बातों में अपना समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है मुग्धा, तुम चलो मेरे साथ। उन लोगों को भागता देखकर जूही झल्लाते हुए गुस्से से कहती है, रुक जाओ तुम दोनों, कहाँ भाग रहे हो कायर कहीं के, हिम्मत है तो सामने से मुकाबला करो, ऐसे डरपोक लोगों की तरह भागो मत। लेकिन मुग्धा और मिहिर जूही की बातों का बिना कोई जवाब दिए पीछे के दरवाजे से बाइक पर बैठकर भाग जाते हैं। मिहिर और मुग्धा के वहाँ से भागते ही अस्वांग कबीले वाले विवान और मुग्धा के पापा पृथ्वीराज पूरे तरीके से मिहिर के घर पर हमला कर देते हैं और घर का सारा सामान सब कुछ तोड़ फोड़ देते हैं। वहाँ जो भी लोग मौजूद हैं उनको मारने लगते हैं। ये सब होते देखकर रतन मामा तुरंत इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद को फोन करते हैं और दुर्गा प्रसाद को बताते हैं, यहाँ घर पर विवान, अस्वांग कबीले वाले और पृथ्वीराज शर्मा आकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, पूरे घर की चीजों को तोड़ रहे हैं और यहाँ मौजूद लोगों को मार रहे हैं। तुम अपनी फोर्स लेकर जितनी जल्दी आ सकते हो आ जाओ। रतन मामा की बात सुनकर दुर्गा प्रसाद एकदम गुस्से से लाल हो जाता है और तुरंत ही अपने साथ काफी संख्या में पुलिस वालों को लेकर मिहिर के घर पहुंच जाते हैं। एक बड़ी संख्या में पुलिस वाले गाड़ी से उतरने लगते हैं। उन लोगों को देखकर रतन मामा को काफी हल्का महसूस होता है, लेकिन तभी अस्वांग कबीले का एक आदमी रतन मामा के गले पर चाकू लगा देता है और चिल्लाते हुए कहता है, मिहिर और मुग्धा, जहाँ कहीं भी हो तुरंत बाहर आ जाओ, वरना मैं अभी के अभी तुम्हारे प्यारे मामा जी को मौत के घाट उतार दूंगा। जिस पर इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद पीछे से उस आदमी के सिर पर बंदूक तानते हुए कहता है, अगर रतन को एक भी खरोच आई तो ये बंदूक की गोली कब तुम्हारे सिर के आर पार होगी ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और ये गोली ना ही चले इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि अभी के अभी चाकू नीचे करो और किनारे पर जाकर खड़े हो जाओ। अपने सिर पर बंदूक की नोक महसूस होते ही उस आदमी ने तुरंत चाकू नीचे किया और इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद के बोलने के हिसाब से
किनारे पर जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। ये सब देखकर पृथ्वीराज शर्मा अपने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए रोने लगते हैं और कहते हैं, इस रतन के बेटे मिहिर ने मेरी मुग्धा को जानबूझकर अपने प्यार के जाल में फंसाया और अपने साथ भगा कर ले गया। मेरी नादान बेटी मुग्धा पता नहीं अभी किस हाल में होगी। पृथ्वीराज के मगरमच्छी आंसू देखकर विवान को बहुत मजा आ रहा होता है और वो मुस्कुराता हुआ मन ही मन कहता है, वाह पृथ्वीराज वाह, तुमसे ज्यादा शातिर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। पृथ्वीराज की बात सुनकर दुर्गा प्रसाद कहते हैं, मुझे बेवकूफ तुम नहीं बना सकते पृथ्वीराज, मुझे सब सच पता है, कौन किसको भगा कर ले गया है और कौन कितना झूठा है। मैं एक इंस्पेक्टर हूँ, सच और झूठ का पता बखूबी लगा सकता हूँ। दुर्गा प्रसाद की बात सुनते ही पृथ्वीराज ने कहा, तुम जानते भी हो इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद, तुम किससे बात कर रहे हो? मैं पृथ्वीराज शर्मा हूँ। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और कब तुम्हारा यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, इसलिए मुझसे थोड़ा तमीज से बात करो। पृथ्वीराज की धमकी सुनते इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं, पृथ्वीराज तुम एक काम करो, मेरा ट्रांसफर करवा ही दो। अब मैं तुम्हारे मुंह से ये बकवास सुन सुनकर पक गया हूँ और अब मेरा यहाँ शिमला में दिल भी नहीं लगता, क्योंकि फिर अगर पुलिस अपनी पर उतर आए ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे राजा है या रंग। तुझे क्या लगता है मैं तुझे मार नहीं सकता हूँ? मेरे पास आज भी चांदी की गोलियां रखी हुई हैं, इसलिए ज्यादा अकड़ मत। मेरा दिमाग घूम गया ना, सारी की सारी तेरे सीने में उतार दूंगा। इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद की पूरी बात सुनकर पृथ्वीराज ने कहा, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद, तुम जानते नहीं हो किससे बात कर रहे हो। अभी भी समय है, अपनी गलती मानकर मुझसे माफी मांग लो दुर्गा प्रसाद। पृथ्वीराज की बात सुनकर इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद ने कहा, अबे चुप और निकल यहाँ से, इससे पहले कि मेरा माथा घूम जाए, नहीं तो तेरे एप्पल गार्डन में तू ही लटका हुआ मिलेगा। इन सब के बीच दूसरी तरफ मिहिर और मुग्धा बाइक से घर से निकल तो जाते हैं, लेकिन आधे रास्ते में पहुंचते ही उनकी बाइक का टायर पंचर हो जाता है। मिहिर उदास नजरों से मुग्धा की तरफ देखता है, अब हम इस बाइक से आगे नहीं जा सकते। जिसे देखकर मुग्धा मिहिर से कहती है, मिहिर हम इसको यही झाड़ियों के बीच छुपा देते हैं ताकि कोई इसे देख ना पाए, क्योंकि अगर उन लोगों ने देख लिया तो समझ जाएंगे कि हम दोनों यहीं कहीं हैं। मुग्धा की बात मिहिर को सही लगती है और अब मिहिर और मुग्धा बाइक वहीं झाड़ियों के बीच में छुपाकर जंगल के रास्ते फिर से हाथ पकड़कर भागने लगते हैं। काफी देर तक भागने के बाद मुग्धा मिहिर से कहती है, बस मिहिर, अब मुझसे भागा नहीं जाता, मैं बहुत थक चुकी हूँ। क्या हम यहाँ आसपास 2 मिनट बैठकर आराम कर सकते हैं? मुग्धा की बात सुनकर मिहिर कहता है, बस थोड़ी दूर और मुग्धा, बस थोड़ी दूर, और हम जंगल में थोड़ा और अंदर पहुंच जाएं। उसके बाद वो लोग हमें नहीं ढूंढ पाएंगे, किसी भी हालत में हम उनकी पकड़ में नहीं आने वाले। मुग्धा ने मिहिर की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और फिर से मिहिर का हाथ पकड़कर उसके साथ दौड़ने लगी। थोड़ी दूर और भागने के बाद मिहिर को वहीं जंगल में एक पुश्तैनी मंदिर नजर आता है। मिहिर मुग्धा को देखकर उस मंदिर की तरफ इशारा करता है और कहता है, चलो हम वहां जाकर थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि हमें क्या करना है। मिहिर और मुग्धा दोनों बहुत बुरे तरीके से हाँफ रहे होते हैं और अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी उनको अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है, मुझे मालूम था तुम दोनों यहाँ जरूर आओगे। तो क्या होगा कहानी में आगे? ये कौन है जिसे मुग्धा और मिहिर का यहाँ इंतजार है? अब कौन सी मुसीबत का सामना मिहिर और मुग्धा को करना होगा?